शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 1 भाग 2 सकारात्मक सोच। नजरिया यानी दृष्टिकोण शब्द कहते ही अधिकांश लोग सकारात्मक और नकारात्मक सोचने के ढंग के संबंध में सोचते हैं। हालांकि जैसा आप देख रहे हैं, दृष्टिकोण के बहुत आयाम हैं, परंतु मैं उस वक्त उनमें से जो सबसे अधिक परिचित है उस पर चर्चा करूंगा। आइए नजरिए के सकारात्मक पहलू पर इकट्ठे गौर करें। सकारात्मक सोच की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो मैं जानता हूँ वो मेरी बेटी सूजन से मिलती है। जब उसकी आयु 10 वर्ष की थी, मैं अभी पेंसाकोला फ्लोरिडा से यूएस नेवी के लिए बहुत से सेमिनारों का संचालन करके लौटा ही था। मेरे परिवार ने मुझे अटलांटा एयरपोर्ट से ले लिया था और हम स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। मैं उस दौरे को लेकर काफी रोमांचित था और अपनी रेड हेड को कुछ विवरण सुना रहा था। मैंने सूजन की सहेली को उससे पूछते हुए सुना कि उसके डैडी जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। सूजन ने उसे बताया कि मैं सकारात्मक सोच की सामग्री बेचता हूँ। स्वाभाविक रूप से उस नन्ही सहेली ने जानना चाहा कि सकारात्मक सोच की सामग्री क्या होती है। सूजन ने समझाया, ओह, ये वो चीज़ है जो आपको जब आप वास्तव में बुरा महसूस कर रहे हों तब भी वास्तव में अच्छा महसूस करा देती है। मैंने सकारात्मक सोच को इससे बेहतर ढंग से समझाते हुए कभी नहीं सुना। आप किस तरह सोचते हैं यही निर्धारित करता है कि आप क्या बनते हैं। क्या ये मज़ेदार नहीं होगा? मुझे विश्वास है आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसकी शादी हुए 10 से 25 वर्ष हो गए हों और उसके कोई बच्चे ना हुए हों। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया हो और 1-2 साल में ही उनके अपने भी बच्चा हो गया हो। गलत मत समझिए, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके मनोवैज्ञानिक कारणों से बच्चे नहीं हो सकते, परंतु उनसे भी अधिक ऐसे लोग हैं जिनके मनोवैज्ञानिक कारणों से बच्चे नहीं होते। कई बार कई शादी के फौरन बाद बच्चा नहीं होता तो पति पत्नी अनावश्यक रूप से चिंतित हो जाते हैं और जल्दी ही उन्हें ये डर सताने लगता है कि उनका अपना एक ही परिवार नहीं हो सकता। फिर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वे एक बच्चा गोद लेने का निश्चय कर लेते हैं। जब बच्चा आ जाता है तो निश्चित रूप से उनके दोस्त और रिश्तेदार उनके पास आकर वही चीज़ कहते हैं। क्या ये मज़ेदार नहीं होगा यदि आपके साथ भी वही चीज़ हो जाए जो मेरे चचेरे भाई बहन मित्र पड़ोसी साथी आदि के साथ हुई? डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया और कुछ ही महीनों में उन्होंने पाया कि उनका अपना बच्चा होने वाला है। मस्तिष्क एक कर्तव्यपरायण सेवक है और जो आदेश हम इसे देते हैं ये उनका पालन करता है। वर्षों तक वो दंपत्ति अपने मस्तिष्क को नकारात्मक रूप से आदेश देते रहे, हमें बच्चा नहीं हो सकता, और शरीर ने मस्तिष्क के आदेशों का पालन किया। बाद में जब उनके दोस्तों ने उसी स्थिति के दूसरे लोगों के सकारात्मक उदाहरण दिए तो निश्चित रूप से पति और पत्नी ने एक दूसरे से कहा, क्या ये मज़ेदार नहीं होगा अगर ऐसा ही हमारे साथ हो जाए? अब आगे की कहानी आप बता सकते हैं, है ना? हड़ताल जारी है। कुछ वर्ष पहले मैं फ्लिंट मिशिगन में वक्ताओं के फ्लिंट बोर्ड की एक विशेष सभा में बोल रहा था। मैं उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। बोलने से पहले मैं अपने बाईं ओर वाले सज्जन के साथ मज़े में घूम रहा था जब मैंने उस दिन की सबसे गंभीर गलती की। मैंने एक जोशीली प्रतिक्रिया की उम्मीद रखते हुए उससे उसके व्यापार के बारे में पूछ लिया, परंतु अगले 10 मिनटों तक वो सुनाते रहे कि व्यापार असल में कितना खराब चल रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि जनरल मोटर्स में हड़ताल थी और जब जनरल मोटर्स में हड़ताल थी तो किसी ने किसी से कुछ नहीं खरीदा। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि स्थिति इतनी खराब थी कि लोग जूते, कपड़े, कारें और यहाँ तक कि खाना भी नहीं खरीद रहे थे, इसलिए वे निश्चित रूप से मकान भी नहीं खरीद रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने इतने दिनों में एक भी मकान नहीं बेचा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं अनुबंध को कैसे पूरा करूँगा। अगर ये हड़ताल जल्दी ही ख़त्म ना हुई तो मैं दिवालिया हो जाऊँगा। वो अपनी बात को बार बार समझाता रहा। उसका नज़रिया इतना संक्रामक और इतना नकारात्मक था कि अगर वो व्यक्ति कमरे से बाहर चला जाता तो कमरा चमक उठता। उसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ, वो इसी तरह का आदमी था। जिस तरह के आदमियों की बातें अक्सर बिना कुछ कहे कानों में पड़ती रहती हैं। आखिरकार किसी व्यक्ति ने उसका ध्यान एक प्रश्न की ओर मोड़कर मेरा दिन बनाया। मैं फुर्ती से अपनी दाईं ओर वाली महिला की ओर मुड़ा और उससे पूछा, क्या हाल है? अब मैं सोचता हूँ कि आप सहमत होंगे कि उस तरह के सवाल से उस महिला के लिए सारे रास्ते खुल गए थे। वो जिस दिशा में जाना चाहती थी जा सकती थी और जिस विषय पर चाहती बात कर सकती थी। अनुमान लगाइए उसने क्या कहा होगा।
आपको मालूम है मिस्टर जिगलर, जनरल मोटर्स पर हड़ताल है। मैंने अपने मन में सोचा, ओह नहीं, फिर से नहीं। फिर उसने एक बड़ी सी खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और ये कहते हुए अपना वाक्य पूरा किया, इसलिए व्यापार बहुत अच्छा है। महीनों बाद इन लोगों के पास अपने सपनों का घर खरीदने के लिए काफी समय है। उसने कहा, क्योंकि कुछ लोग एक मकान को देखने में आधा दिन लगा देते हैं। वे ऊपर मकान की अटारी से शुरू होते हैं और विद्युत के इंसुलेशन की तक की जांच करते हैं। वे हर एक वर्ग इंच को नापते हैं और अलमारियों से लेकर नींव तक हर चीज को जांचते हैं। मेरे पास एक दंपति ऐसे भी आए जो भूमि पर अधिकार संबंधी जांच खुद करते हैं। ये लोग जानते हैं हड़ताल खत्म होने वाली है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनका पूरा विश्वास है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि सस्ता घर खरीदने का यही वक्त है। फिर कभी वे इतने दामों में नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए व्यापार वाकई तेजी से बढ़ा है। फिर उसने बिल्कुल गोपनीय ढंग से कहा, मिस्टर जिगलर, क्या आप वॉशिंगटन में किसी को जानते हैं? स्मरण रहे, ये बात वाटरगेट से पहले की थी। मैंने कहा, हाँ जरूर, मेरा एक भतीजा वहाँ स्कूल में पढ़ता है। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप वॉशिंगटन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कुछ राजनीतिक प्रभाव रखता हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता, परंतु आप ये क्यों पूछ रही हैं? उसने जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस हड़ताल को 6 हफ्ते और जारी रखवा सके, बस मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ 6 हफ्ते और, फिर मैं साल में बाकी दिन काम करना छोड़ सकती हूँ। एक व्यक्ति हड़ताल की वजह से दिवालिया हो रहा था और दूसरा उसी की वजह से धनी। बाहरी परिस्थितियां एक जैसी थीं, परंतु उनके नजरिए बिल्कुल अलग अलग थे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपका व्यापार कभी अच्छा या बुरा कहीं बाहर नहीं होता। आपका व्यापार अच्छा या बुरा आपके कानों के बीच में होता है। यदि आपकी सोच घटिया किस्म की है तो आपका व्यापार भी वैसा ही होगा। यदि आपकी सोच ठीक है तो आपका व्यापार भी ठीक होगा। ये बस लकड़ी का ढेर है। 1930 में माइनर लीग बेसबॉल सच में शानदार थी और विशेष रूप से टेक्सास लीग में। उन वर्षों में मिसाल के लिए सैन एंटोनियो की टीम में 7 बैटर्स थे जिन्होंने 300 से ऊपर हिट किए थे। 1976 के मेजर लीग सीजन के दौरान सिर्फ 10 अमेरिकी लीग बीटर्स ने उतना अच्छा हिट किया और पूरी नेशनल लीग में सिर्फ 14 इसे संपन्न कर पाए। हर तरह से हर कोई आश्वस्त था कि सैन एंटोनियो टीम ध्वज जीत लेगी, खास तौर से उसमें शानदार हिटर्स की बहुतायत के कारण। तथापि जैसा कि निश्चित चीजों के लिए अक्सर होता है, प्रतियोगिताओं के दौरान एक अजीब बात हो गई। सैन एंटोनियो टीम अपना पहला, दूसरा और तीसरा गेम हार गई। उन्होंने चौथा, पांचवा और छठा गेम भी गंवा दिया। सच्चाई ये है कि 21 गेम की समाप्ति पर सैन एंटोनियो टीम, जो कि हालांकि बहुत सशक्त थी, 18 गेम हार गई। गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी गेंद पकड़ने वाले को दोष दे रहा था। गेंद पकड़ने वाला शॉर्ट स्टॉप फर्स्ट बेसमैन को दोष दे रहा था और फर्स्ट बेसमैन आउटफील्डर को दोष दे रहा था। सच तो ये है कि हर कोई अपने अलावा हर किसी को दोषी बता रहा था और परिणाम साफ तौर से जाहिर है कि विध्वंसक थे। और फिर एक दिन इस प्रतिभाओं से भरपूर परंतु धड़ाम से गिरती हुई सैन एंटोनियो टीम ने लीग की सबसे कमजोर टीम डल्लास से एक गेम खेला और डल्लास ने 1-0 से वो गेम जीत लिया। सैन एंटोनियो को केवल एक हिट मिला। सैन एंटोनियो के बहुत अच्छे प्रबंधक जोश ओरिली को मालूम था कि उसकी टीम शारीरिक रूप से मजबूत थी। समस्या घटिया सोचने के ढंग की थी। संक्षेप में वे घटिया सोच से पीड़ित थे, इसलिए रेली ने इधर उधर उस बीमारी के इलाज की तलाश की। उस समय डल्लास में स्लॉटर नाम का एक विश्वास पुनर्स्थापक था जिसने चमत्कारी काम करने वाले के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। इसलिए ओरेली ने एक योजना बनाई। श्रेणी का दूसरा गेम शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा था जब रेली ने कार्यवाही की। वो क्लब हाउस में पूरे उत्साह के साथ आया और उसने कहा, साथियों, मुझे हमारी समस्याओं का हल मिल गया है। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। मुझे अपने सबसे अच्छे बल्ले दे दीजिए और मैं गेम शुरू होने से पहले आपके पास वापस आ जाऊंगा। हम आज इस गेम को जीत के रहेंगे और हम ध्वज भी जीत के रहेंगे। उसने हर खिलाड़ी के 2 सर्वोत्तम बल्ले लिए, उन्हें एक साथ गाड़ी में रखा और चल दिया। वो गेम के समय से लगभग 5 मिनट पहले वापस आया और उसने अपनी टीम के जोश उगलते हुए कहा, साथियों, हमने समस्या को हल करा लिया है। किसी बात की चिंता मत करो। मैं मिस्टर स्लॉटर के पास होकर आया हूं और उसने इन बल्लों को अपना आशीर्वाद दे दिया है। उसका कहना है कि हमें सिर्फ प्लेट की ओर कदम बढ़ाना है, कट लेना है और हम गेंद को हिट कर देंगे। हम गेम जीतने वाले हैं और हम ध्वज जीत के रहेंगे।
किसी बात की चिंता ना करो, बस मेरे शेरों उन पर टूट पड़ो। और उसके शेरों ने क्या किया? अब याद रखिए, यही वो टीम थी जो एक दिन पहले 1-0 के स्कोर से पिट चुकी थी। परंतु जैसा कि एक गीत में कहा गया है, एक दिन में कितना बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। सैन एंटोनियो की टीम ने, जिसे एक दिन पहले केवल 1 हिट मिली थी, आज 22 रन बनाए और उसे 37 हिट मिली, जिनमें 11 होम रन भी शामिल हैं। मैं नहीं सोचता कि ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने गेम जीत लिया। उन्होंने केवल गेम ही नहीं जीता, बल्कि उन्होंने ध्वज भी जीत लिया। इस कहानी से कुछ पेचीदा विचार दिमाग में आते हैं, क्योंकि स्लाटर बल्ले टेक्सास लीग के दौरान कई वर्षों तक उनके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि पर बिके। सबसे पहले, कभी किसी ने ये पता नहीं लगाया कि क्या स्लाटर ने इन बल्लों को वस्तुतः देखा था। परंतु मान लो उसने देखा था, तो स्लाटर लकड़ी के इस ढेर के साथ जिससे वे बल्ले बने थे क्या कर सकता था? मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि स्लाटर उस लकड़ी के ढेर के साथ कुछ नहीं कर सकता था। तथापि मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ कि उन लोगों के नज़रिए के साथ जो उन बल्लों को चलाते थे, वो बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, वास्तव में उन लोगों के दिमाग में कुछ अवश्य हुआ, और यही कारण है कि उन्हें वे सारी हिट मिली जिनसे उन्होंने गेम और ध्वज जीत लिया। साहस एक नज़रिया है। एक सकारात्मक नज़रिए के सकारात्मक परिणाम होंगे, क्योंकि नज़रिए संक्रामक होते हैं। ऐसा ही एक नज़रिया साहस है। एल्बर्ट हब्बार्ड ने कहा था, साहस के बिना कभी भी कोई महान कार्य संपन्न नहीं हुआ है। एक अच्छे उपदेशक और एक महान उपदेशक, अच्छी माँ और महान माँ, अच्छे वक्ता और महान वक्ता, अथवा अच्छे सेल्समैन एवं महान सेल्समैन में अंतर अक्सर साहस का होता है। अंग्रेजी शब्द इंथुसियाज्म ग्रीक शब्दों एन और थियोस से आया है, और इसका सीधा सा अर्थ है परमात्मा अंदर ही। यदि आप इंथुसियाज्म शब्द को गौर से देखें तो अंतिम 4 अक्षर एक अक्षरबद्ध कविता बनाते हैं, इयाज्म, जिसके मायने हो सकते हैं मैं स्वयं बिक गया। यदि आप स्वयं बिक गए, और यदि आप सच में अपने उद्देश्य, अपनी कंपनी एवं अपने प्रोडक्ट में विश्वास रखते हैं, तो आप में साहस कहीं से बाहर से नहीं आता। आप में साहस आपके अंदर की सभी संसाधनों के स्रोत से निकलता है। वास्तविक साहस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मौके के मुताबिक पहन लें या उतार दें। ये जीवन का एक ढंग है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयोग करें। इसका जोर से बोलने या शोर मचाने से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आंतरिक अनुभूति की बाह्य अभिव्यक्ति है। बहुत से अत्यंत साहसी लोग काफ़ी शांत होते हैं, फिर भी उनके वजूद का रेशा रेशा, एक एक शब्द और कार्य इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि वे जिंदगी को और जो चीज़ उनके लिए मायने रखती है उसे प्यार करते हैं। कुछ लोग जो साहसी होते हैं स्वभाव से जोर से बोलते हैं, परंतु जोर से बोलना ना तो इसके लिए आवश्यक है और ना ही ये ज़रूरी तौर पर साहस का कोई संकेत है।